हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। यानी हम ये देखेंगे कि मोशन के लॉज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उस लॉज ऑफ मोशन में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी टुडे का जो गोल जो है वो हम देखते हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे आज जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में वो क्या क्या पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, यानी इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब कितने टाइप के इनर्शिया के लॉ हैं वो जानेंगे। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम और पढ़ेंगे इम्पल्स। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये लो देखो, हम जो पढ़ने वाले हैं वो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, लॉज ऑफ इनर्शिया। देखिए, लॉज ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो खुद से क्या नहीं हो सकता, मोशन में नहीं आ सकता, या फिर मैं बोलूं कि वो पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमें चेंज करना है तो हमें बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हम फोर्स लगा पाएंगे तब जाके उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करे। ठीक है, अब वो फोर्स भी हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट को खिसकाने के लिए, उसको चलाने के लिए जितना हमें जितना उसको फोर्स चाहिए उतना हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, तो वो भी डिपेंड करेगा। लेकिन हम पहली बात तो ये करते हैं कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में होता है उस पोजीशन का वो क्या करता है, अपोज करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा अगर जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोजीशन चेंज ना करने की उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो उसके जो रहने की जो पॉसिबिलिटी है, या फिर मैं बोलूँ उसके पास जो ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में ही रहेगा, उसी को हम इनर्शिया से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हम ये बोलेंगे कि एक रेजिस्टेंस होता है जो उसकी पोजीशन को चेंज ना करने के लिए क्या करता है, काम करता है। कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन चेंज करना चाहेंगे तो ये बीच में आके खड़ा हो जाता है, वो है इनर्शिया। कि ये उसकी पोजीशन को चेंज होने नहीं देना चाहता, वो है इनर्शिया। जिसको हम लिख सकते हैं कि जो इनर्शिया जो है, इनर्शिया वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का जितना मास ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो इनर्शिया होता है कितने टाइप का होता है। तो देखिए, इनर्शिया है ये 3 टाइप का होता है। 3 कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, ये 3 टाइप के कौन कौन से। नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा जो है वो है अपने पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 तरीके की हम लॉज ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। 3 टाइप के लॉज ऑफ इनर्शिया में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए
हाँ, थोड़ी माफ़ी चाहिए, घर से कॉल आ गया था तो इसलिए 2 मिनट घर वालों को देना ज़रूरी हो गया। देखो, और किसी का कॉल जो उठाए या ना उठाए, घर वालों का कॉल ज़रूर उठाना पड़ता है कि आपका क्या काम हो उनको, तो इसलिए 2 मिनट के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। जो घर वालों का कॉल आ गया था इसलिए हमें अटेंड करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ इनर्शिया की। तो इनर्शिया की हम बात कर रहे थे, उसमें देखा हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक तो हमने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको हम एग्जांपल से एकदम सटीकता से समझते हैं। देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है वो समझिए। कभी हमने फील किया हो कि हम मान लीजिए बस में बैठे हैं, या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल लूँ मैं, बाइक पे बैठे हैं अपन, और जो बाइक पे बैठे हैं हम, और आगे जो चलाने वाला है बाइक का ड्राइवर है, उसने हमें बिना किसी सूचना के बाइक को अचानक चलाना स्टार्ट कर दिया। तो हमें क्या महसूस होता है कि हम जो बैठे हैं आराम से अपने मस्ती में बैठे हुए थे, बाइक का जो ड्राइवर था उसने बिना हमें कोई बताए हुए बाइक को चलाना स्टार्ट कर दिया सडनली। जैसे ही उसने चलाना स्टार्ट किया तो हमें क्या लगता है, क्या महसूस होता है, हमें एक झटका महसूस होता है। जैसे ही बाइक आगे चलेगी हमें पीछे की तरफ एक झटका सा महसूस होगा। ये झटका क्यों महसूस होता है? क्योंकि देखिए, जो हमारे बॉडी का पार्ट बाइक के कांटेक्ट में, जो भी हमारा बॉडी का पार्ट बाइक के कांटेक्ट में, वो तो बाइक के साथ मोशन में आ गया, और जो बाकी का जो शरीर किसी के कांटेक्ट में नहीं था, जैसे ऊपर वाला शरीर हमारा, ये किसी के कांटेक्ट में नहीं था, ये फ्री था, तो ये रेस्ट में था। अब बाइक अचानक चलना स्टार्ट कर दी तो ये शरीर क्या करेगा, उस चलने का क्या करेगा, विरोध करेगा कि मुझे नहीं चलना। यानी वो जो बॉडी का नीचे का पार्ट जो चला बाइक के जो कांटेक्ट में था, उसी के साथ ये नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमें क्या लगेगा, एक झटका महसूस होगा। इसका मतलब जो बॉडी का पार्ट था हमारे पास, वो झटका क्यों महसूस हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी वहां पे रेस्ट में थी। यानी उस समय हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जो लॉज है, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट था उस समय हमारे पास। यानी हम बैठे थे तो वहां पे जो अप्लाई हो रहा था वो कौन सा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी बॉडी ऊपर की रेस्ट में थी, अचानक उसने चलना स्टार्ट कर दिया। सेम यही कंडीशन हो कि बाइक बहुत तेजी से चल रही है, या कोई भी बस कार जो भी हम ले तो वो बहुत तेजी से चल रही है, अचानक किसी इमरजेंसी में ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़े, तो जो हमारा बॉडी का पार्ट, जो हमारा बस के सीट के कांटेक्ट में नहीं है, वो वाला बॉडी का पार्ट क्या करेगा, वो मोशन का था, यानी मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाहेगा। इसलिए हमें क्या होगा, आगे की तरफ एक झटका महसूस होगा। यानी उस बस में या कार में हमें आगे की तरफ एक झटका महसूस होगा। इसका मतलब हमारी बॉडी के पास क्या था, मोशन था, और वो जो बस के कॉन्टेक्ट में जो पार्ट था वो बस के साथ रुक गया, लेकिन जो बाकी वो जो फ्री था, जो कॉन्टेक्ट में नहीं था बस के किसी भी पार्ट के, वो क्या करेगा, आगे की तरफ मोशन करेगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, तो वो कौन सा अप्लाई हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसे ही हमने देखा कि कोई भी बस है या कोई भी गाड़ी है, उसमें हम बैठे और वो अचानक एक टर्न लेती है, तो जो भी उसमें बैठा हुआ है या फिर हम बैठे हुए हैं, तो हमें क्या होता है, एक बाहर की तरफ ऐसे एक धक्का सा लगता है, एक फोर्स सा महसूस होता है। यानी बाहर की तरफ अगर हम सपोर्ट ना हो तो हम गिर भी सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो वो वाला जो हमें एक झटका सा महसूस हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। क्योंकि हमारा जो बॉडी का पार्ट है उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। लेकिन कार ने या बस ने क्या ले लिया, टर्न ले लिया, यानी कार और बस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी मोशन की। तो जैसे ही उसने तो डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन अपना जो बॉडी है वो उसने चेंज नहीं की, तो वो जैसे धीरे धीरे चेंज करके आएगा तब तक हमें झटका महसूस होगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आई होगी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, फिर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछूं कि जैसे लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है, उसमें पहले जो लॉन्ग जंप या हाई जंप के में जो भाग ले रहा है ना, उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बंदा पहले कुछ दूरी से दौड़ता हुआ आता है, यानी कुछ डिस्टेंस से वो क्या करता है, पहले रनिंग करता है। जैसे वो रनिंग करता है उसके बाद वो लॉन्ग जंप और हाई जंप करता है। इसका मतलब वो जब रनिंग करने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है, तो दौड़ रहा है, अब वो दौड़ता दौड़ता उसने क्या किया, जंप किया, तो वो दौड़ने का जो कारण है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाए, उसके बाद वो अर्थ को, कॉन्टेक्ट को जैसे ही छोड़ेगा, अब क्या करेगा, वो अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग, यानी ये डिसाइड करेगा अब वो कितनी डिस्टेंस पे जाएगा। ये जिसका ज्यादा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, उतना ही ज्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा जंप के बाद। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्लियर हुई कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें मोमेंटम की, थोड़ी सी किसकी चर्चा कर लें, हम मोमेंटम की चर्चा कर लें। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी हम पहले मोमेंटम की चर्चा कर लेते हैं। मोमेंटम ये क्या होता है, इसको अभी आपको केवल इतना समझना है,
अभी के लिए इतना समझना है कि अगर कोई भी एम मास की बॉडी है, यानी एम मास की बॉडी है, जैसे ये हमारे पास एक एम मास की बॉडी है और ये वी वेलोसिटी से चल रही है, एम मास की बॉडी है, ये वी वेलोसिटी से चल रही है, तो ये जो मोमेंटम होगा उसको लिखेंगे हम पी से, पी इक्वल टू एम वी। यानी कोई एम मास की बॉडी अगर वी वेलोसिटी से चल रही है तो मास एंड वेलोसिटी का जो मल्टीपल है वो किसके इक्वल होगा, वो मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम है, क्यों लीनियर वेलोसिटी हमने लिया, तो अभी ये जो मोमेंटम हम बात कर रहे हैं ये लीनियर मोमेंटम है। जब भी हम मोमेंटम, फोर्स या फिर हम बोलें डिस्प्लेसमेंट, ये जब तक हम एंगुलर ना लिखें तब तक हम क्या मानेंगे, इसको लीनियर मानेंगे। जैसे मैंने मोमेंटम लिखा, इसका मतलब कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगला देखिए, अगर एम मास का ऑब्जेक्ट है वो वी वेलोसिटी से चल रहा है तो ये जो मास और वेलोसिटी का जो मल्टीपल हो किसके बराबर आएगा, मोमेंटम के। और ये कैसी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन किधर होगी, देखो पी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फी जो है वो क्या होगा, एम वी। ये लो, ये अपने पास आ गई वेक्टर फॉर्म। क्लियर। अगर इसकी यूनिट देखें, हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट देखिए, ये मास है तो इसको किस में लिखेंगे, केजी में। मास को किससे लिखेंगे, केजी से। मल्टीप्लाई वेलोसिटी को, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या बन गई अपने पास, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हम इसमें ये देख रहे थे कि मोमेंटम क्या होता है, तो एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से चल रहा है तो मास और वेलोसिटी का जो मल्टीपल है वो किसके बराबर होगा, मोमेंटम के। अभी तक हमें यही सीखना है अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक होता है चेंज इन मोमेंटम, एक क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज का आप मतलब समझ गए होंगे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब क्या होता है, देखो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हमने लिख दिया डेल पी, तो ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब देखिए यहां से लिखूं मैं, अगर मैं इनिशियल की बात करूं कि कोई ऑब्जेक्ट था, इनिशियल में मान लीजिए वो वी वेलोसिटी से चल रहा था, यू से मान लो, एक ये ऑब्जेक्ट था एम मास का, इनिशियली ये यू वेलोसिटी से चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, यू थी, ये मास है एम, ये हमने मास ले लिया एम, मास क्या लिया, ये लो, ये मास एम है, यू वेलोसिटी से चल रहा था, एम मास यू वेलोसिटी से चल रहा था। कुछ टाइम बाद इस पर कुछ फोर्स वगैरह अप्लाई करके, कुछ कंडीशन लगा के हमने इसी मास को वेलोसिटी दे दी वी। इसका मतलब पहले इसके पास जो इनिशियल मोमेंटम था वो कितना था, इनिशियल मोमेंटम जो था वो पी इनिशियल कितना था, एम वी, ये लो एम यू, एम यू, क्योंकि पहले किससे चल रहा था, एम मास का ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से चल रहा था, तो उसके पास मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम इंटू यू। इसी प्रकार से फाइनल मोमेंटम जो आएगा वो क्या आएगा अपने पास, एम इंटू वी, क्योंकि बाद में जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, वी हो गई। अब देखिए इसमें चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा अपने पास, चेंज इन मोमेंटम आएगा अपने पास इस पे एम वी फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गया अपने पास चेंज इन मोमेंटम। तो आई होप कि आपको समझ में आए कि ये जो मोमेंटम है इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही समझना था कि ये मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि हम ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में काम में लेंगे। अब पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लॉज ऑफ इनर्शिया। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो देखिए, ये देखिए लॉज ऑफ इनर्शिया पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और हमने ये भी पढ़ लिया मोमेंटम, यानी इनकी बेसिक जो जानकारी थी वो दोनों की हमने देख ली। अब आगे देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, चलो ये को लेता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन जो है न्यूटन की वो कितने हैं, 3 हैं अपने पास, 3 न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के
हमारे पास 3 लॉ है। 3 कौन कौन से? जैसे फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया हमने देखा था, तो वहीं से हम समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। भाई लॉज ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है, थोड़ी सी जानकारी उसकी हासिल की है, उसी से हम समझ सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में है जब तक हम उसको फोर्स लगा के चलने के लिए बाध्य ना कर दें, या फिर दूसरा मैं ये बोलूं कि जब तक उस पर हम फोर्स अप्लाई ना करें चलने लायक, तब तक वो रेस्ट में है। दूसरा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसको रोका ना जाए फोर्स लगा करके, यानी उसकी पोजीशन को चेंज ना किया जाए, उसकी जो मोशन की जो पोजीशन थी उसको रेस्ट तक ना लाया जाए, ये वाली वैल्यू। तीसरा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो चलना चाहेगा जब तक उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम फोर्स अप्लाई ना कर दें। यानी इसका स्टेटमेंट तो ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में चलेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम ना करें। ठीक है, जैसे हमने बचपन में देखा होगा कि बचपन में क्या अभी भी देखते हैं कि जब हम फल फ्रूट तोड़ने जाते हैं, या फिर मैं बोलूँ सबसे सिंपल एग्जांपल जो बेर होते हैं, बेर है ना, सर्दियों में लगते हैं, तो सर्दियों में बेर होती है, उसकी एक पेड़ होता है जिसको झाड़ी बोलते हैं, है ना, बेरों की झाड़ी। तो उससे बेर जब तोड़ने हो और झाड़ी पतली हो, पतली का मतलब वो कि अभी वो पूरा पेड़ नहीं बना है, अभी वो पूरा जो है अपना अपने रूप में नहीं है, बड़े बड़े वाले रूप में, इसका मतलब वो पतली सी है, उसको पकड़ के आप हिला सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे ही हमने बेर देखी, वाह मन चला हमारा, और उस बेर को तोड़ने के लिए हम ऊपर इतना पहुंच नहीं सकते, फिर हमने क्या उपाय लगाया कि उसको नीचे से पकड़ा और फिर इसको हिलाया, और बेर जो थे अच्छे अच्छे पके हुए बेर वो नीचे गिर गए। तो उससे भी हम ये सीख सकते हैं कि देखिए पहले वो झाड़ी थी, आराम से रेस्ट में बैठे होते, सब बेर रेस्ट में थे, आपने अचानक क्या किया, उसको मोशन में ला दिया। इसका मतलब जो बेर उस पर लटके हुए थे, लगे हुए थे, वो सब रेस्ट में थे। अब वो जो आपने मोशन दिया उसका वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे, यानी वो मोशन में आना नहीं चाहेंगे। अब जबरदस्ती उसको मोशन में लेके आएंगे, तो जबरदस्ती लेके आएंगे तो खींच के लेके आना पड़ेगा। अब खींच के लेके आने के लिए जो हमारे पास झाड़ी थी उसकी टहनी से वो बेर जो चिपका हुआ था, वो वाली टहनी अगर मजबूत है तो वो खींच के ले आएगी साथ। अगर वो कमजोर है, कमजोर कब हो जाती है, जब बेर पक जाता है तो उसकी जो कॉन्टेक्ट है वो कमजोर हो जाता है। तो जैसे ही आपने उसको हिलाया, अब उसको खींच के लाना चाह रहा है, लेकिन बेर का क्या करेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो अब वो रेस्ट में वो रहना चाहता है, वो उसको खींच के लाना चाहता है। अगर वो दोनों कॉन्टेक्ट मजबूत है तो वो खींच के ले आएगा, अगर नहीं मजबूत है तो वो बेर नीचे गिर जाएगा। यानी इससे क्या समझा कि अगर बेर रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाह, उस हमने मोशन दिया लेकिन वो उतना मोशन लेकर के वो चला नहीं। क्यों नहीं चला, क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट था वो क्या था, कमजोर था, वो नीचे गिर गया। एक हम जैसे कपड़ा वगैरह, गीले कपड़े सुखाते हैं तो उससे पहले उसको झटकाते हैं, झटकाते हैं ना। तो जैसे कैसे झटकाते हैं उसको, पहले क्या करते हैं हम, जैसे कपड़ा लिया उसकी प्रोसेस क्या करते हैं, पहले उसको आराम से ऐसे लग जाते हैं, यानी पहले क्या हो गया, उसका मोशन किया, ऐसे मोशन दिया पूरे, तो कपड़ा था वो, और उसमें फंसे हुए जो पानी के जो पार्टिकल्स थे, यानी पानी की जो बूंदे थी, वो सब जैसे आपने मोशन दिया सब मोशन में आ गई। फिर आपने क्या की, आपने अचानक से उसको नीचे की तरफ झटका दिया ऐसे। इसका मतलब वो क्या सोच रहे थे कि हमें चलना किधर है, आगे की तरफ, और आपने क्या चीटिंग कर दी, उसको झटके से पीछे खींच लिया। इसका मतलब जो पानी की जो बूंदे थी वो आगे की तरफ मोशन था उसके पास, तो वो आगे की तरफ जाना चाहिए, और कपड़े को हमने क्या कर लिया, पीछे खींच लिया। इसका मतलब जो पानी की जो बूंदे थी वो सेम डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। अब वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको फोर्स चाहिए, और वो फोर्स उसको मिला नहीं, तो वो क्या करेगा, कपड़ा उस बूंदों को छोड़ के वहीं पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया अपने पास। तो इससे हमने समझा कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है कि अगर कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा। जैसे हमें एक सिंपल एग्जांपल लिया था कि जैसे मान लीजिए चलती हुई बस से कोई पैसेंजर उतरता है, तो चलती हुई बस से अगर पैसेंजर उतरा और उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो वो गिरेगा। चलती हुई बस से अगर कोई पैसेंजर उतर रहा है और उसने फिजिक्स पढ़ी नहीं है तो वो गिरेगा।
हो सकता है वो अपने कॉमन सेंस से उसको काम में ले जाए, वो बात अलग है, लेकिन हम एक बार वो बात नहीं कर रहे कि वो कॉमन सेंस से अपना काम में ले, वो बात नहीं। तो देखिए जैसे ही वो बस से उतरता है नीचे की तरफ, तो अगर बस मोशन में थी, चाहे चल रही हो धीरे धीरे, ठीक है, तो भी वो गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि जैसे ही वो बस से उतरा, तो जिस टाइम वो उतर रहा है यानी बस से वो छोड़ रहा है कांटेक्ट, उस समय जितनी वेलोसिटी बस के पास है उतनी वेलोसिटी उस पैसेंजर के पास है। जितनी वेलोसिटी बस के पास है उतनी वेलोसिटी उस पैसेंजर के पास, और पूरी वेलोसिटी पूरे शरीर के साथ, मतलब पूरा बॉडी का जो पार्ट है वो पूरा एक साथ उस बस के साथ चल रहा था, तो उसी वेलोसिटी से वो बॉडी का पार्ट जो है, या फिर मैं बोलूँ बॉडी जो है पैसेंजर की, वो चलेगी। अब वो क्या करेगा, जैसे ही वो उतरा बस से नीचे, तो रोड तो नहीं चल रही थी ना उस वेलोसिटी से, इसका मतलब रोड किस में थी? रेस्ट में थी। जैसे ही वो रोड पे पैर रखेगा, उसके पैर क्या हो जाएंगे? रेस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि वो रोड के साथ चिपकते ही वो रोड क्या करेगी? उसको रेस्ट में लेके आएगी। लेकिन बॉडी के ऊपर का पार्ट है वो तो रेस्ट में नहीं आएगा, यानी वो क्या करेगा? मोशन करेगा। और जब नीचे के पैर जो है, यानी बॉडी के पार्ट जो नीचे का जो पैर है, वो अगर रेस्ट में आ गए रोड के साथ, तो ऊपर वाला बॉडी का पार्ट तो रेस्ट में आया नहीं, तो वो क्या करेगा? उसको मोशन करवाएगा। जैसे ही मोशन करवाएगा तो वो नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब अगर उसको उतरना है चलती बस में, तो पहले उस बस के साथ साथ दौड़ना पड़ेगा, उसके बाद उस बस को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि उतरते ही हम रुक जाएं, रुकेंगे तो गिरेंगे। ठीक है, तो पहले उसके क्या करना पड़ेगा? बस की डायरेक्शन में ही हमें थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, या मैं बोलूँ कि चलना पड़ेगा, तब जाके अपन क्या कर पाएंगे? बैलेंस कर पाएंगे रुकने के लिए। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी प्रकार से हम देखें सेकेंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ को हमने समझा, अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ये क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसको आगे आप और लिख सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, वो डिपेंड करेगा चेंज इन मोमेंटम पे, चेंज इन मोमेंटम पे, dp बाई dt। उल्टा मैं बोलूं कि जो फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं अपन, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक ऑब्जेक्ट था अपने पास, ये एग्जांपल हमने अभी देखा था ना कि एक ऑब्जेक्ट था, वो पहले u वेलोसिटी से चल रहा था, मास m था, फिर वो किससे चलने लग गया? v वेलोसिटी से चलने लग गया। ठीक है, ये वाला हमने एक एग्जांपल लिया था अभी चेंज इन मोमेंटम के लिए। तो इसमें ये जो चेंज आया है इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचाए हैं, तो इसके लिए हमें कुछ बाहर से वर्क करना पड़ा है, यानी मैं बोलूं कि बाहर से हमें फोर्स लगाना पड़ा है। बिना बाहर से फोर्स लगाए ये हो नहीं सकती कंडीशन, तो इसलिए बाहर से जो फोर्स लगाया है वो क्या होगा? कितना होगा? वो फोर्स जो है वो कितना होगा, उसके लिए हमने लिखा कि जो फोर्स है हमने बाहर से लगा रहे हैं वो डिपेंड किसके पे कर रहा है? चेंज इन मोमेंटम पे। जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम करना है हमारे को, यानी मोमेंटम को चेंज करना है, उतने ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं F इक्वल टू dp बाई dt, कि ये जो फोर्स है ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा। ये जो बाहर से हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ये फोर्स किसके बराबर आएगा? चेंज इन मोमेंटम के। अब हमने देखो मोमेंटम देखा तो F इक्वल टू डी एम वी, क्योंकि P जो मोमेंटम वो क्या था? mv था। मोमेंटम P क्या था? mv था। ठीक है, तो डी एम वी बाई डी टी, डी एम वी बाई डी टी। इसको थोड़ा और आगे हम सोल्व करें तो कैसे करेंगे? देखिए ये लिखा मैंने F डी एम वी बाई डी टी। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा? F इक्वल टू डी एम बाई डी टी और इंटू वी। पहले एक का कर दें, प्लस एम डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी। ये लो, मास चेंज हो रहा था, चेंज हो ये रहा डी एम बाई डी टी, और वेलोसिटी चेंज हो रही थी डी वी बाई डी टी। अब देखिए अगर हम इसमें केस लगाएं, केस फर्स्ट, हम ये मान लें कि v क्या है? कांस्टेंट है। v क्या है? कांस्टेंट है। हमने ये माना कि जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी तो हमें पता है कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? उसकी
जीरो हो जाएगी, एंड डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा उसका, जीरो हो जाएगा, डी एम बाई डी टी जीरो। यानी हमने एफ इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं बोल रहा था कि v जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, v क्या है, कांस्टेंट है। जैसे v कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। जैसे ये वाली टर्म जीरो हुई तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, v डी एम बाई डी टी, वी डी एम बाई डी टी, वी डी एम बाई डी टी। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हम जो सोच रहे थे कि v है वो कांस्टेंट हो, ऐसे हम मास भी तो कांस्टेंट ले सकते हैं कि m जो है वो कांस्टेंट हो, m क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे m कांस्टेंट हुआ इसका मतलब चेंज इन मास जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन मास का मतलब डी एम बाई, ये लो डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब मास कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी। जैसे ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई, इसको हम थोड़ा और आगे सोल्व करें या फिर इसका रूप जो नेचर है वो चेंज करें। देखो F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी a। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ये फोर्स का इक्वेशन मिल गया। F इक्वल टू एम ए कहां से मिलता है हमारे को, न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से, या फिर मैं बोलूं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, फोर्स की जो इक्वेशन है वो हमें मिलती है, फोर्स की इक्वेशन हमें मिलती है। अब देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा उस पर थोड़े से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल जो है हमारी इक्वेशन वो सोल्व करते हैं। देखिए क्योंकि जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा न्यूमेरिकल से ही या फिर मैं बोलूं क्वेश्चन से ही, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए ए राइडर ऑन हॉर्स बैक फॉल्स व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग ऑल ऑफ ए सडनली। देखो ये कह रहा है कि घोड़े पे कोई बैठा हुआ है और घोड़ा अचानक चलना स्टार्ट कर देता है, तो वो पीछे की तरफ एक झटका महसूस करता है। वो क्यों करता है, राइडर इज टेकन बैक, नहीं इसका तो कोई मतलब नहीं। राइडर इज सडनली अफेयर्ड ऑफ फॉलिंग, वो खुद गिरना चाहता है, नहीं। अब देखिए तीसरा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप एप अपर पार्ट, यानी जो भी हॉर्स पे बैठा हुआ है राइडर, उसका जो ऊपर का पार्ट है वो फ्री है, वो रेस्ट में। ठीक है, उसके बाद ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, जो राइडर है उसकी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, रेस्ट में है। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव फॉरवर्ड विद द हॉर्स, नीचे का जो पार्ट है जो घोड़े के संपर्क में है वो उस घोड़े के साथ ही चलना स्टार्ट कर देता है, इसलिए उसको क्या महसूस होता है, पीछे की तरफ एक झटका महसूस होता है, जो हमने पहले चर्चा कर ली थी बस और बाइक वाले कंडीशन में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसके ऊपर वाले पार्ट के पास है, घोड़ा जैसे चलना स्टार्ट करेगा तो नीचे के जो पार्ट है बॉडी का वो चलना उसके साथ स्टार्ट कर देगा, तो ऊपर का पार्ट उसको एक झटका महसूस होगा जो पीछे की तरफ उसको लगेगा। ठीक है, एक और देखते हैं इसमें, ए मैन गेटिंग डाउन ऑन रनिंग बस
यानी चलती हुई बस से वो उतर रहा है, जो एग्जाम्पल हमने लिया था, जो हमने बता दिया था आपको, ठीक है। अब वो चलती हुई बस से उतर रहा है तो वो गिर जाता है। तो क्यों गिरता है उसके लिए देखिए, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो पैसेंजर था, जो मैन था, उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था क्या? वो तो बस के साथ चल रहा था। रोड इज बिहाइंड एंड मैन इज रीच फॉरवर्ड। ये तो नहीं, भाई मैन है वो रेस्ट में था क्या? वो तो बस की जो वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से चल रहा था। दूसरा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन मोशन इन फॉरवर्ड। यानी जैसे ही वो उतरा तो नीचे का जो मैं बोलूंगा बॉडी के नीचे का जो पार्ट जिसको हम पैर बोलते हैं, जो पैर थे वो रोड के साथ कांटेक्ट में आते रेस्ट में हो गए, और ऊपर का पार्ट जो था उसके पास अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन है तो वो आगे गिरा देगा। तो यही है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट के पास अभी इनर्शिया ऑफ मोशन है, कंटिन्यू टू बी इन मोशन इज फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ कंटिन्यू मोशन करना चाह रहा है। उसके बाद फीट कम टू रेस्ट, और जो हमारे पैर हैं वो रोड के कांटेक्ट में आते ही क्या हो गए? रेस्ट में आ गए। इसका मतलब पैर रेस्ट में आए, बॉडी का पार्ट चल रहा है, दोनों का मैच हुआ नहीं तो वो गिरेगा। क्लियर? नेक्स्ट और देखते हैं इसमें, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया भी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग। यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड है या फिर किससे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं? तो देखिए किससे करते हैं? एनर्जी से करते हैं क्या? अभी एनर्जी के बारे में बोला क्या हमने? नहीं बोला। वर्क से करते हैं? वर्क का भी नहीं बोला। इसका मतलब किसका बोला था? इनर्शिया। यानी फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड है? या फिर मैं बोलूँ फर्स्ट लॉ का हमने देखो ब्रैकेट में लिखा था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसका मतलब वो किस पे डिपेंड है? इनर्शिया पे। ये देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया? जीरो। कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू। एक पार्टिकल है, वो कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ चल रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो ये कह रहा है कि उसमें फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू। फोर्स कब जरूरत नहीं होगी फोर्स की? तो सबसे पहले इंक्रीज इट्स स्पीड। अगर हमें स्पीड को बढ़ाना है तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा। चेंज इन मोमेंटम से हम ये तो समझा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको और इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें तो फोर्स लगाना पड़ेगा। जबकि ये पूछ रहा है कि फोर्स कब नहीं होगा, यानी फोर्स नॉट रिक्वायर्ड, कब जरूरत नहीं होगी फोर्स की, तो इसमें तो होगी जरूरत फोर्स की। दूसरा, डिक्रीज द मोमेंटम। डिक्रीज द मोमेंटम का मतलब भी यही है कि उसकी वेलोसिटी कम हो, तो डिक्रीज द मोमेंटम, इसका मतलब डिक्रीज मोमेंटम में चेंजमेंट हुआ, चाहे डिक्रीज हुआ चाहे इंक्रीज हुआ, हमने वो बात ही नहीं की। चेंज इन मोमेंटम मतलब बड़े में से छोटा माइनस करके हमने निकाला था, तो उसमें देखो डिक्रीज द मोमेंटम, तो ये मोमेंटम को डिक्रीज करेगा तो फोर्स की जरूरत होगी। भाई मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स चाहिए अपने को। चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए, वरना तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलेगा जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। कीप इट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से चलता रहे तो हमारे को क्या नहीं करना पड़ेगा? फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ये तो हमने पढ़ा है कि जो जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक उस पर हम फोर्स अप्लाई ना करेंगे। तो इसका मतलब इसके लिए हमें फोर्स की जरूरत नहीं है, बाकी तीनों के लिए फोर्स की जरूरत है। यानी लास्ट वाला जो पॉइंट है इसमें हमें फोर्स की जरूरत नहीं है, बाकी सब में फोर्स की जरूरत है। ठीक है, और देखते हैं, ये देखिए, ए फोर्स ऑफ 100 डाइन एक्ट ऑन ए मास ऑफ 5 ग्राम। यानी एक फोर्स लग रहा है 100 डाइन का, जिसका जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसका मास कितना है? 5 ग्राम, और कितने टाइम तक लग रहा है? 10 सेकंड तक लग रहा है। पूछा क्या? द वेलोसिटी प्रोड्यूस इज, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने 100 डाइन का फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट का मास था वो 5 ग्राम था, यानी 5 ग्राम था।
10 सेकंड तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहा तो उसमें उस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। तो देखिए वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम। पहले क्या था, वो रेस्ट में था, बोला नहीं, इसका मतलब हमने मान लिया रेस्ट में था। पहले ये ऑब्जेक्ट था 5 ग्राम का, ये रेस्ट में था, इस पे हमने इधर से फोर्स लगाया 100 डाइन का, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस टाइम कितना ले रही है, 10 सेकंड तक चल रही है। अब इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी कुछ, तो वो वेलोसिटी कितनी मान ली हमने, v मान ली। यहाँ पे क्या था, ये रेस्ट में था जब हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया तब, यानी रेस्ट से इसको स्टार्ट किया था हमने। अब ये क्या आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी v आ गई। तो देखो यहाँ से वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी v आ गई। इसका मतलब इसमें मोमेंटम में चेंज हुआ है। तो चेंज इन मोमेंटम का हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसे लिखते हैं कि F इक्वल टू dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी, एक ही बात है दोनों की। तो यहां से देखिए, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो सबसे पहले यूनिट देखना जरूरी है अपने को, बिना यूनिट के हम अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे इसको। तो देखो यूनिट ये किसमें, सीजीएस है, ये भी किसमें, सीजीएस में, ये भी सीजीएस में, और ये वाले ऑप्शन भी किसमें, सीजीएस में। इसका मतलब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आंसर आएगा वो सीजीएस में आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब देखो फोर्स कितना है, तो 100, ये तो फोर्स ले लिया हमने 100, एम मास जो हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, v माइनस यू, तो u तो क्या था 0 और v हमें फाइंड करना है, तो v डिवाइडेड बाई t, तो t कितना है 10, और मास भी कितना था, ये मास था 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम v बाई t कितना था 10। ये इससे काट दें 5 से 2 टाइम, 5 से 2 टाइम, जैसे 5 से 2 टाइम कटा तो ये अपने पास जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, ये 2 है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 200 इक्वल टू v, यानी अपने पास वेलोसिटी आ गई, वो आ गई 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी वाला ऑप्शन, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड सी, ठीक है। तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। हाँ, इसमें हम वो भी लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या होगा, लेंथी हो जाएगा। अगला देखिए, ये देखते हैं, चलो उससे पहले एक ये चेक कर लेते हैं। देखो, एट ए प्लेस वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यहाँ आ गया सेकेंड स्क्वायर, ए फोर्स ऑफ 5 kg वेट। सबसे पहले तो इसको देखना है, ये जो kg और जो वेट लिखा होता है इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई g है, यानी अगर इसको फोर्स के इक्वल लिखोगे तो इसको लिखना पड़ेगा 50 न्यूटन। जब इसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो g से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी ऑफ मास 10 kg, बॉडी का मास कितना 10 kg। इनिशियल एट रेस्ट, मतलब u की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड, यानी 4 सेकंड बाद हमें वेलोसिटी बतानी है। मतलब सेम जैसा पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसको आगे वाले को कर सकते हैं। कैसे, देखो फोर्स इक्वल टू क्या लूं मैं, यहां कर देता हूं, F इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, क्योंकि सेकेंड लॉ में हमने यही पढ़ा था कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, फोर्स के, जो हमने फोर्स अप्लाई किया, यानी एवरेज फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, एवरेज फोर्स बोलेंगे। ये एवरेज फोर्स होता है, कई बार इक्वेशन में मेंशन कर देते हैं कि एवरेज फोर्स फाइंड कीजिए, फिर हमारा माइंड एवरेज फोर्स क्या होता है, ये एवरेज फोर्स ही होता है, जो एफ है ये एवरेज फोर्स ही है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, इसमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। फोर्स अपने को दे रखा है 50, जो अभी हमने फाइंड किया था, वेट की फॉर्म में दे रखा था, जिसको हमने न्यूटन में लिख लिया, इक्वल मास कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है वो हमें फाइंड करनी है, अपॉन टाइम कितना है 4। देखो 1 0 से 1 0 काट दो, ये इधर आके कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू v, यानी v की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 20, किस में था ये
ऐसा यूनिट में तो मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? देखिए एक और करते हैं ऐसा। ये देखिए, ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg, एक बॉल है, उसका मास कितना है 0.2 kg, मूव विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इट स्टॉप इन 0.1 सेकेंड। यानी जो ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से चल रहा था उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने के बाद 0.1 सेकेंड के बाद ये रुक गया। देन द फोर्स ऑन द बॉल, तो हमने वो कितना फोर्स अप्लाई किया। तो देखिए सबसे सिंपल है, फोर्स है वो एम वी माइनस यू बाई टी, एम वी माइनस यू बाई टी। तो यहां से देखो फोर्स तो हमें फाइंड करना, तो एफ तो हमें फाइंड करना। मास दे रखा अपने को, मास कितना 0.2 kg, 0.2 kg इनटू, देखो फर्स्ट क्या था स्टॉप हो गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v क्या होगी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी v क्या होगी 0 होगी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, तो 0 माइनस 20 अपॉन t की वैल्यू तो 0.1, ये पॉइंट से पॉइंट कट के इधर, क्योंकि अगर हम करेंगे इसको सोल्व तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई 10 नीचे मल्टीप्लाई, तो इसको मैसेज काट दिया। अब देखो f इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 2 इंटू माइनस 20, यानी क्या आ गया माइनस 14 न्यूटन। माइनस का मतलब जब पहले उसके पास वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब पहले वो मोशन में था फिर वो रेस्ट में हुआ, तो कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई किया होगा, तो इसका मतलब ये माइनस का मतलब क्या है कि जो ये फोर्स अप्लाई किया है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। तो ये कितना गया 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। कर सकते हैं? देखो नेक्स्ट और देखते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ये देखिए एक अलग ही क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं, ए फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास इज रिप्रेजेंट बाई एफ इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप, ये कैप ऊपर चला गया इसका 10 के कैप, 10 के कैप। ये लो, ये है क्या ऊपर चला गया फॉन्ट से, ये इसका कैप है, ये इसका है, ये इसका, ठीक है। तो फोर्स जो अपने पास क्या है 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप और प्लस 10 के कैप, एंड एक्सेलरेशन क्या बता रखा है इसने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द मास ऑफ बॉडी, इस बॉडी का मास क्या होगा। तो एक तो सिंपल फॉर्मूला हमने अभी निकाला कि फोर्स जो है वो क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर यहां से हमें मास निकालना है तो हम क्या लिखेंगे मास इक्वल टू फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन। अब फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 6i माइनस 8j और प्लस 10k, ये वैल्यू दे रखी है अपने फोर्स की, और एक्सेलरेशन कितना है 1 है। इसका मतलब हमारे पास जो मास की वैल्यू आई वो ये आई है, जिसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर का रूट, ये कितना है देखो 36 64 100 का अंडर रूट, 36 प्लस 64 100 और प्लस 100 यानी कितना हो गया 200 का रूट, 200 का रूट, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 रूट 2 यानी 10 रूट 2, 10 रूट 2। तो 10 रूट 2 जो है इसका क्या आ गया अपने पास 10 रूट 2 क्या आ गया इसका मास आ गया अपने पास 10 रूट 2 kg, 10 रूट 2 kg, क्योंकि यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये यूनिट किस में है
ये अपने पास वैल्यू किस में है फिर, ऐसा यूनिट में। ठीक है, ये वाली वैल्यू कर पाए इसको। और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कोई। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एन आर्मी व्हीकल ऑफ मास 1000 kg is moving with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, and it is acted upon by a forward force 1000 न्यूटन। 1000 kg का आर्मी का व्हीकल था, सैनिक वाहन। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। उस पे आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा था 1000 न्यूटन का, ड्यू टू द इंजन, यानी जो व्हीकल का जो इंजन था, जो गाड़ी का जो इंजन था, वो उस पे 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था आगे की तरफ। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, लेकिन उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा था, 500 न्यूटन। इसका मतलब इंजन तो उस पे 1000 न्यूटन लगा रहा था, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस के कारण, या फिर मैं बोलूं रिटार्डेशन कितना लग रहा है, 500 न्यूटन का लग रहा है। तो वो व्हीकल जितना 1000 न्यूटन इंजन फोर्स लगा रहा है, उसकी वेलोसिटी से तो नहीं चलेगा। इसका मतलब उसमें पहले ये फोर्स जो उसने 1000 जनरेट किया था, उसमें 500 तो रिटार्डेशन के कारण क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जो वो व्हीकल आगे चलेगा वो केवल 500 न्यूटन के फोर्स से ही चलेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे समझ लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर इस पे 1000 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स और लगा दें, तो इस पे जो रिजल्टेड फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 500 न्यूटन तो आएगा। 1000 माइनस 500, यानी इस पे जो रिजल्टेड फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 500 न्यूटन आएगा। इसका मतलब ये आगे की तरफ जो चल रहा है वो 500 न्यूटन से चल रहा है। आगे क्या करे, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण लगा था रिटार्डेशन। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, ये कह रहा है कि 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इसका मतलब एक फोर्स है जो रिटार्डिंग का है, 500 न्यूटन का है, वो उसको रोकने का ही प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और मैं बोलूंगा रिटार्डिंग फोर्स है, वो उसको रोकने का काम कर रहा है। इसका मतलब जो रोकने के लिए काम में आएगा वो कौन सा फोर्स आएगा अपने पास है, 500 न्यूटन का, ये वाला फोर्स रोकने के काम में आएगा। ठीक है, तो देखिए रोकने के लिए फोर्स कितना लग रहा है, 500, इक्वल टू एम, मास कितना है इसका, 1000, v माइनस यू बाई टाइम कितना है, 10 सेकेंड। और ये देखिए रिटार्डिंग का फोर्स था, ये क्या लगा दिया हमने, माइनस। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, जीरो। और इनिशियल कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी तो हो गई जीरो, और इनिशियल कितनी थी इसके पास वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10। तो यहां से कितना होगा देखो, 10 से 10 काट दिया, 1 2 1 और 2, यानी यहां से अपने पास आ गया। अच्छा, वेलोसिटी पूछा था आफ्टर वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, 1000 v माइनस 10/10। फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा कि 10 सेकंड बाद जरूर थोड़ा ना वो 10 सेकंड बाद रुक ही जाए, ये तो हम नहीं कह सकते ना कि 10 सेकंड बाद वो रुक ही जाएगा, है ना, तो इसलिए हम जीरो नहीं ले सकते इसका। ये करेक्ट 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बताओ, हो सकता है वो आधे घंटे बाद रुका हो सकता है वो 1 घंटे बाद रुका हो उस रिटार्डेशन के कारण। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 10 सेकंड बाद रुक ही जाएगा, इसलिए हमने वेलोसिटी क्या मान ली, v मान ली। अगर ये v जीरो आ जाएगी तो वो रुक जाएगा, अगर ये जीरो नहीं आती इसका मतलब वो नहीं रुकेगा। आगे देखिए, ये देखो 1 0 से 1 0 काट दिया, ये 2 0 इससे काट दिया हमने, इधर आ गया -5 इक्वल टू v माइनस 10। ये 10 इधर आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, और -5 इक्वल टू v, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो रुकेगा नहीं, उसके पास अभी भी क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, और वो कितनी रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड की। हाँ, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी क्योंकि रिटार्डेशन फोर्स लग रहा था, तो उसकी डिक्रीज पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब कितनी हो गई वो, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसके कारण हुई, इस रिटार्डेशन फोर्स के कारण हुई। इंजन जितना फोर्स लगा रहा है उससे नहीं, रोकने वाला तो ये है, वो तो उसको आगे चलाने वाला है,
लेकिन अगर वो इतना ही फोर्स जनरेट करता रहा तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ सकता है। और अभी 10 सेकंड बाद वो कितनी वेलोसिटी लेके आएगा, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लेके आएगा। हाँ, आगे देखिए, ये देखिए, ये क्या करें, ए मंकी ऑफ मास 20 kg, एक बंदर है, उसका मास जो वो कितना है 20 kg, इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप, वो एक रस्सी पे चढ़ रहा है, ऐसे वर्टिकल रस्सी है, इस पे जा रहा है वो बंदर। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन ए मास 25 kg, उस रस्सी की क्वालिटी क्या है कि उस पे आप 25 kg का मास जब तक लटकाओगे तब तक वो टूटेगी नहीं। 25 से ज्यादा का यदि आप मास ने उस रस्सी पे मास बांध दिया या लटका दिया तो वो टूट जाएगी। इसका मतलब उसमें जो फोर्स है वो सहन करने की कैपेसिटी कितना है, वो 250 न्यूटन का फोर्स सहन कर सकती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। फिर क्या करें, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लिप अप अलोंग द रूफ, वो एक्सेलरेशन हमें बताना है जिस एक्सेलरेशन से वो बंदर जो है, वो मंकी जो है, वो ऊपर की तरफ चला जाए और रस्सी भी ना टूटे। वो हमारे को एक्सेलरेशन बताना है जिस एक्सेलरेशन से वो बंदर जो है वो उस रूप पे चढ़ भी जाए और वो रोप जो है वो टूटे भी ना। ठीक है, तो देखिए इसका मैक्सिमम जो फोर्स है जो ये रस्सी सहन कर सकती है वो कितना है, 25 न्यूटन। इससे ज्यादा अगर फोर्स लगाते ही वो टूट जाएगी। इसका मतलब 20 कितना है 250 न्यूटन का फोर्स जब तक अप्लाई होगा तब तक वो रस्सी नहीं टूटेगी। ठीक है, इक्वल हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। लेकिन जब भी ऐसे ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो एक नीचे लग रहा है जी, ये ऊपर चल रहा है ए। अगर इस पे सूडो फोर्स देखें तो ये ए भी क्या आ जाएगा नीचे की तरफ, यानी क्या हो जाएगा जी प्लस ए हो जाएगा इसका इफेक्टिव जी, इफेक्टिव जी, जी प्लस ए। अगर ऊपर चल रहा है तो जी प्लस ए, नीचे आएगा तो जी माइनस ए। आप खुद सोचो जब ऊपर जा रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या करता है, फोर्स जनरेट करता है। अगर उसका सूडो फोर्स हम देखें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है, जिसके कारण हम क्या लिख सकते हैं, जी इफेक्टिव है वो ए प्लस जी, यानी ये लिख दिया मैंने एम जी इफेक्टिव। तो ये आ गया अपने पास 250 इक्वल टू मास ऑफ मंकी कितना है 20 और जी डैश की वैल्यू कितनी है जी प्लस ए। तो जी तो हमें पता कि 10 ले रखा, 10 प्लस ए। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये देखो इसे इसको सोल्व कर दिया, ये आएगा 12.5 इक्वल टू 10 प्लस ए। 2 का डिवाइड किया 25 में तो कितना है 12.5, और यहां से अगर हम आगे और सोल्व करें इसको तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 12.5 माइनस 10 इक्वल टू ए। तो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 2.5। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने मैक्सिमम फोर्स को ही लिया है, इससे ज्यादा फोर्स अगर इस पे लगा दिया तो ये टूट जाएगी। तो ये मैक्सिमम फोर्स है, और जब मैक्सिमम फोर्स है इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन में क्या आएगा मैक्सिमम। इतने एक्सेलरेशन से वो ऊपर जाएगा तो आराम से सेफली वो ऊपर चला जाएगा। अगर इससे ज्यादा उसका एक्सेलरेशन हुआ तो फिर ये रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, तो कितना एक्सेलरेशन हो सकता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखते हैं, ये देखिए चलो पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या एक गन है उसका मास कितना है 10 kg। एक गन है उसका मास कितना है 10 kg, उसमें से 4 बुलेट जो है वो पर सेकंड फायर की जाती है। एक सेकंड में 4 बुलेट जो है वो फायर की जाती है। द मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम। एक बुलेट का जो मास है वो कितना है 20 ग्राम। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट लीव द गन इज
300 मीटर पर सेकेंड। जब वो बुलेट गन से निकलती है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है अपने पास, 300 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन, उस गन को रोके रखने के लिए हमें फोर्स कितना चाहिए, उस गन को रोकने के लिए फोर्स, क्योंकि हमने अभी थर्ड लॉ पढ़ा नहीं है, उसमें क्या होता है जितना हम फोर्स, एक्शन और रिएक्शन फोर्स, चलो इसको बाद में करते हैं एक बार, तो पहले हम ये देख लेते हैं। द टाइम इन विच ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन प्रोड्यूस ए चेंज ऑफ मोमेंटम दिस इन द बॉडी इज, हमारे को टाइम बताना है, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम हमें दे रखा है। तो देखिए फोर्स, चेंज इन मोमेंटम और टाइम में जो रिलेशन है वो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। फोर्स कितना है, फोर्स है 2 न्यूटन का, चेंज इन मोमेंटम है 0.4 और टाइम हमें फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा देखिए, t इक्वल टू 0.4 बाई 2, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अभी देखिए अभी जो हमने पढ़ा था वो सेकेंड लॉ पढ़ा था और सेकेंड लॉ तक हमने क्वेश्चन सोल्व किए। अभी हम पढ़ते हैं इसका थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है वो देखिए, इसमें क्या है एक्शन और रिएक्शन फोर्स। मान लीजिए ये अब एक बॉडी है, उस बॉडी पे इधर से हमने एक फोर्स लगाया F, इधर से हमने एक फोर्स लगाया F, ठीक है, ये लगा दिया हमने F फोर्स। तो ये बॉडी भी क्या करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी, F फोर्स लगाएगी। सिंपल समझते हैं। एक टेबल है, उस पर एक बुक रखी हुई है, वो बुक जो है अपने वेट के बराबर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब वो टेबल है उस पर वो बुक रखी हुई है, तो वो बुक है उस टेबल पे फोर्स लगा रही है अपने वेट के बराबर। तो जितना वो बुक उस टेबल पे फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स वो टेबल उस बुक पे लगा रही है, जिसको बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्स। जितना बुक जो है वो टेबल पे फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में टेबल है वो बुक पे लगा रही है। इसका मतलब ये फोर्स तो जीरो होना चाहिए, लेकिन ये फोर्स जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने ये बोला कि ये टेबल है, इस पे ये बुक रखी हुई है, ये बुक जो है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है अपने वेट के बराबर, उतना ही फोर्स टेबल ऊपर की तरफ लगा रही है। यानी बुक का जो फोर्स है उसको हमने F मान लिया और टेबल का फोर्स क्या मान लिया, F डैश मान लिया। तो ये दोनों फोर्स जो है F इक्वल टू F डैश इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऑपोजिट होगी। फिर भी ये जो नेट फोर्स है ना, इसका नेट फोर्स वो जीरो नहीं होता। नेट फोर्स क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहे हैं इसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट है, यानी ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। देखो ये जो बुक है वो टेबल पे लगा रही है और ये टेबल है वो बुक पे लगा रही है, यानी एक ऑब्जेक्ट पे ये जो नेट फोर्स है ये क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास ये जो फोर्स है ये एक्शन और रिएक्शन की, ये दो फोर्स दो ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, इसका मतलब ये फोर्स क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। नेट फोर्स जीरो नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, इसलिए ये फोर्स का जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये थे एक्शन और रिएक्शन का फोर्स। जितना फोर्स बुक ने टेबल पे लगाया उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में टेबल ने बुक पे लगाया। ठीक है, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन बुक। इसमें इतना ही था, एक्शन और रिएक्शन फोर्स, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। अब देखते हैं ये, देखो एक्शन और रिएक्शन फोर्स, जितना फोर्स बुलेट ने
गन पे लगाया है, फिर मैं बोलूं कि जितना फोर्स गन ने बुलेट पे लगाया आगे की तरफ ये वेलोसिटी देने के लिए, उतना ही फोर्स बुलेट ने गन पे लगा दिया, यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्स। देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, उसके बाद उससे फोर्स कितना आया, वो चीज हम देख के हम निकाल सकते हैं इसका फोर्स, जो हमारे को इसको रोके रखने के लिए जरूरत पड़ेगी। देखिए 1 सेकेंड टाइम है, उसमें 4 बुलेट फायर कर देता है, और एक बुलेट का जो मास है वो कितना है, एक बुलेट का जो मास है वो कितना है 20 ग्राम। इसको यदि हम केजी में बदलें तो ये लो बाई 1000, यानी इसको मैं लिख दूं 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² kg। ये हो गया अपने पास इसका मास एक बुलेट का। उसके बाद 4 बुलेट लिए तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, m टोटल कितना हो जाएगा, 4 बुलेट है तो 4 × 2 × 10⁻², यानी 8 × 10⁻² kg पूरे सिस्टम का। जितने 1 सेकंड में 4 बुलेट ली है तो उस 1 सेकंड में जो 4 बुलेट गई है उसका टोटल मास कितना हो गया, 8 × 10⁻² kg। आगे क्या, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है वो कितनी है अपने पास 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन, गन को रोक के रखने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए अपने को। तो उसके लिए देखिए हमने बताया कि जो गन जितना फोर्स बुलेट पे लगाया उतना ही फोर्स बुलेट ने गन पे लगाया। थर्ड लॉ में हमने ये पढ़ा था एक्शन और रिएक्शन फोर्स, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया तब तक ये जो लॉ है ये वैलिड है, क्योंकि हमने गन पे बुलेट पे और गन पे बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, वो अंदर ही अंदर से जनरेट हुआ है, उसको रोकने के लिए जरूर हमने फोर्स जो है वो अप्लाई किया। अब देखिए फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई टी। तो जब चल के गया था उस समय तो वो पूरा क्या था, रेस्ट में था। जब उसने बुलेट है वो गन से फायर हुई तो दोनों ही रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0 है। तो यहां से मैं निकालूं F इक्वल टू एम वी बाई टी। तो F की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, M अपने को मिल गया। देखो चारों जो बुलेट है उसका मास कितना है अपने पास 8 × 10⁻² मल्टीप्लाई वेलोसिटी अपने पास 300 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस किस में हुई है, पर सेकेंड में, यानी एक ही सेकेंड में हो गई, तो टाइम कितना ले लिया 1। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 और ये 2 कट गए, इसका अलावा फोर्स कितना आया 8 3 जा 24 न्यूटन, यानी फोर्स कितना लगा 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक ये रहा जो हमने एग्जांपल लिया था, उसी पे एक क्वेश्चन देखो। ए बुक इज लाई ऑन द टेबल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। एक्शन और रिएक्शन फोर्स, जैसे मान लीजिए ये टेबल थी अपने पास और ये बुक थी, तो बुक ने ऐसे फोर्स लगाया नीचे की तरफ, तो इस टेबल ने इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, यानी ये तो टेबल पे लगने वाला फोर्स है, ये वाला तो है टेबल पे लगने वाला फोर्स, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं। ये तो है अपने पास टेबल, और ये ले लेते हैं हम एक बुक, इस पे रखी हुई है। तो ये बुक ने जो टेबल पे फोर्स लगाया वो तो है ये फोर्स नीचे की तरफ, जिसको हम एक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है जो इस टेबल ने इस बुक पे लगाया वो फोर्स है ये, यानी इसको मैं एफ डैश मान लेता हूं, इसको एफ मान लेता हूं, यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बीच में एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बीच में एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने न्यूटन्स लॉ पढ़े, चेंज इन मोमेंटम पढ़ा और लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़े। ठीक है, अब एक छोटा सा बात है इंपल्स की, वो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इंपल्स की।
तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इम्पल्स की। ये इम्पल्स क्या होता है, देखिए इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इम्पल्स देखिए, हमने अभी देखा था कि फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अब हम बात करें इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होता है कि इम्पल्स को हम आई से लिख देते हैं, वैसे इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे आई से, लेकिन जनरली हम लिख देते हैं इसको आई इक्वल टू इम्पल्स जो होता है वो फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। हम इसको ऐसे समझ लें कि बहुत ज्यादा फोर्स थोड़े से टाइम के लिए लगाओ, तो इन दोनों का जो मल्टीपल है उसको हम कहेंगे इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम इक्वल क्या है, इम्पल्स। यानी बहुत ज्यादा फोर्स थोड़े से टाइम के लिए लगाओ तो उसको हम कहेंगे इम्पल्स। अब देखो इम्पल्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एफ डेल टी से। एफ की वैल्यू ये रख दूं मैं, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं क्या, एफ को डेल पी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये लो टी, ये डेल टी से डेल टी काटते हैं तो आई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, डेल पी, यानी चेंज इन मोमेंट इक्वल किसके हो गया, इम्पल्स के। तो चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा फॉर्म क्या है, इम्पल्स। हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम है उसी के इक्वल क्या होता है, इम्पल्स होता है। इम्पल्स जैसे हम इम्पल्स की थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझे तो बहुत ज़्यादा फोर्स थोड़े से टाइम के लिए लगाओ, जैसे क्रिकेट गेम जो होता है उसमें बॉल और बैट का जो कांटेक्ट होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ सेकंड माइक्रो सेकंड के लिए होता है। उसमें ही जो बैट्समैन है वो उस पर इतना फोर्स अप्लाई कर देता है कि वो बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर जा सकती है, वो बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर जाए, इतना फोर्स वो अप्लाई कर सकता है। यानी थोड़े से समय के लिए बहुत ज्यादा फोर्स जब अप्लाई होता है तो इन दोनों के मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स को और सिंपली समझे तो चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू है वही क्या है, इम्पल्स। ठीक है, तो इसको अलग से हमने देख लिया, यानी चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम के हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए, तो इसका मतलब हमने इम्पल्स भी पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।